गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के दिन दो ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। और मुझे कमेंट आ रहे डेली बेसिस पे कि सर आप एडिटोरियल डिस्कस कीजिए, तो देखिए मैं आने वाले टाइम में उसको भी कंसिडर करूंगा। और मुझे ये भी कमेंट एक दो लोग कर रहे हैं कि आप जो फ्रंट पेज है द हिंदू का, तो वो भी डिस्कस करें। तो देखिए मैं सिर्फ वकैब यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो यदि आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि आप खुद एडिटोरियल पढ़िए, तो उससे आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा। आपको समझ आए पहली बार में समझ आए या नहीं आए, आपको पढ़ना ही है एडिटोरियल, उसके बाद ही आपको वकैब समझ में आएगी। तो यदि आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो यदि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फिर आपको? वकैबलरी मैं तो सिर्फ वकैबलरी करवा रहा हूँ ना आपको। तो यदि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। कहीं मुझे कमेंट आ रहे थे सर आप सेंटेंस भी डालिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी डालिए। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, यदि आप 3 महीने तक लगातार द हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में, क्योंकि वर्ड क्या है, रिपीट होते रहते हैं ना वर्ड, तो वही बार बार आएंगे वर्ड। 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो कोई शब्द आएगा ना, यहाँ तो दूसरे तीसरे दिन बाद आ जाता है। तो आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। मैं आपको रोज बोलता हूँ, एडिटोरियल आप नहीं पढ़ेंगे तो एडिटोरियल ये जो वोकैबुलरी है इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है, पहला एडिटोरियल दिया गया है अभी उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो ग्लेशियर है वो टूटा है, गिरा है, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया पहला एडिटोरियल। वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, बहुत डिजास्टर हुआ है। तो पहला एडिटोरियल दिया गया उत्तराखंड के बारे में। जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में दिया गया है। उनके हथियारों के बारे में दिया गया है कि जो जिन्होंने उनका असैसिनेशन किया, तो उनको उनके बारे में दिया गया कि कोर्ट को उन्हें क्या करना चाहिए, क्षमादान दे देना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा सिनेरियो जो है वो सेकंड एडिटोरियल में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है वोकैबुलरी की। आज का वोकैबुलरी का पहला वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बिना कोई देरी किए हुए कोई काम करना, एकदम क्विकली कोई काम करना, उसे बोला जाता है प्रॉम्प्ट। अ प्रॉम्प्ट एक्शन इज डन विदाउट एनी डिले, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसा कोई बात, ऐसा कोई काम जो एकदम से हमें भौचक्का कर दे, एकदम से हमें चौंका दे, उसको बोला जाता है स्टैगरिंग। समथिंग दैट इज स्टैगरिंग इज वेरी सरप्राइजिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद नाजुक हो, बेहद कमजोर हो, बेहद दुर्बल हो, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। नेक्स्ट वर्ड है डिसलॉज। डिसलॉज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसलॉज का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना। जैसे ग्लेशियर जो है वो अपनी जगह से हट के गिर गया, तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ ये वर्ड डिसलॉज, या विस्थापित हो जाना, मतलब अपनी जगह से हट जाना, तभी तो त्रासदी हुई। तो डिसलॉज यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, विस्थापित हो जाना। टू डिसलॉज समथिंग मीन्स टू रिमूव इट फ्रॉम वेयर इट वॉज फिक्स्ड और हेल्ड, दैट इज कॉल्ड डिसलॉज। नेक्स्ट वर्ड है डेब्री। डेब्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्री का मतलब होता है किसी तरह का कोई कचरा, मलबा या अवशेष होना। तबाही के बाद जो अवशेष बचता है, मलबा बचता है, कचरा बचता है, तो उसको बोला जाता है डेब्री। डेब्री pieces from something that has been destroyed, especially in an accident, that is called debris. नेक्स्ट वर्ड है स्वॉम्प। स्वॉम्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्वॉम्प का मतलब होता है, देखिए जब बहुत सारा पानी आ गया तो क्या होगा, जगह क्या होगी, दलदल में भर गई, टन। वहाँ पे कई हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हैं, तो वो क्या हुआ, उसमें जो वहाँ काम करने वाले थे वो पानी में, दलदल में फंस गए। तो ऐसी जगह जो पानी या दलदल से भरी हुई हो उसको बोला जाता है स्वॉम्प। इफ समथिंग स्वॉम्प्स अ प्लेस और ऑब्जेक्ट, इट फिल्स इट विद वाटर, एंड दैट इज कॉल्ड स्वॉम्प। नेक्स्ट वर्ड है क्रूजिबल। क्रूजिबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रूजिबल का मतलब होता है व्यक्ति या विचारों की कड़ी परीक्षा होना। तो यहाँ बात की गई है एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, जो सुरक्षा, जो बचाव कार्य करती है, या जो आईटीबीपी के जवान है वहां पे, उनके बारे में ये बात हो रही है। तो क्रूजिबल का मतलब होता है व्यक्ति या विचारों की कड़ी परीक्षा होना, कठिन परीक्षा होना, दैट इज कॉल्ड क्रूजिबल। Crucible is used to refer to a situation in which something is tested or a conflict takes place, often
वन विच प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड क्रूजिबल। नेक्स्ट वर्ड है गॉर्ज। गॉर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गॉर्ज का मतलब होता है ऐसी तीखी ढलान, ऐसी तीखी ढलान वाली घाटी जिसमें जिसमें से होकर की नदी बहती हो, उसे बोला जाता है। अक्सर ये पहाड़ों में होता है, उसे बोला जाता है गॉर्ज। तो पहाड़ों में ही हुई, पहाड़ों के बीच जो तीखी ढलान हुई उस पे जो नदी बहती है उसे बोला जाता है गॉर्ज, तीखी ढलान वाली घाटी। A gorge is a deep, narrow valley with very steep sides, usually where a river passes through mountains or an area of hard rock. That is called gorge. Next word है कैनियन। कैनियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैनियन का मतलब होता है वही चीज, गहरा, घाटी या दर्रा होना, उसे बोला जाता है कैनियन। A canyon is a long, narrow valley with very steep sides. That is called canyon. Canyon. कैनियन, CANYON, कैनियन। अगला शब्द है डेवास्टेट। डेवास्टेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेट का मतलब होता है किसी तरह की कोई तबाही होना, बर्बादी होना, सर्वनाश होना। जैसे इसके कारण हुआ ग्लेशियर के कारण, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है डेवास्टेट, तबाही, बर्बादी या किसी तरह का सर्वनाश होना, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेट। इफ समथिंग डेवास्टेट्स एन एरिया और अ प्लेस, इट डैमेजेस इट वेरी बैडली और डिस्ट्रॉयज इट टोटली, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेट। नेक्स्ट वर्ड है अबरेशन। अबरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज हो, कोई व्यवहार हो या कोई भी गतिविधि हो, वो सामान्य से हटकर व्यवहार होना, वो कैसे ट्रीट करे, कैसे व्यवहार करे, सामान्य से हटकर व्यवहार होना, तो उसे बोला जाता है एबरेशन। एन एबरेशन इज एन इंसिडेंट और वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकल, दैट इज कॉल्ड एबरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी स्थिति का, किसी भी समस्या का और ज्यादा बिगड़ जाना, स्थिति बद से बदतर हो जाना या किसी चीज की अतिशयोक्ति हो जाना, उसे बोला जाता है एग्जैजरेट। इफ यू एग्जैजरेट, यू इंडिकेट दैट समथिंग इज फॉर एग्जाम्पल वर्स और मोर इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेट। नेक्स्ट वर्ड है रिगरसली। रिगरसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। रिगरसली का मतलब होता है सख्ती के साथ कड़े कदम उठाना, सख्ती बरतना, उसको बोला जाता है रिगरसली, इन अ रिगरस मैनर, दैट इज कॉल्ड रिगरसली। और यहां से दूसरे एडिटोरियल के वकैब शुरू होती है। देखिए अगला शब्द है कंपैशन। कंपैशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंपैशन का मतलब होता है दया, भावना या करुणा या सहानुभूति रखना किसी के साथ, सिंपैथी रखना, उसे बोला गया है कंपैशन। कंपैशन इज अ फीलिंग ऑफ पिटी, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर समवन हु इज सफरिंग, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असैसिनेशन का मतलब होता है कोई फेमस पब्लिक फिगर है, उसकी हत्या कर देना, उसको बोला जाता है असैसिनेशन। मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक, दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिमिशन। रिमिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये देखिए उसी के बारे में बात हो रही है, क्षमा याचना के, क्षमादान के बारे में बात हो रही है। रिमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज में माफी दे देना किसी को, या छूट दे देना। हम यदि फीस की बात करें तो वहां होता है यूज इसका छूट की सेंस में, यहाँ इसका यूज हो रहा है क्षमा की सेंस में, सजा को क्षमा कर देना, उसकी सेंस में यूज हुआ है इसका रिमिशन का। एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और कैंसलिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी हैज टू पे, दैट इज कॉल्ड रिमिशन। पर एडिटोरियल में यूज हुआ है क्षमा की सेंस में, माफी की सेंस में, दैट इज कॉल्ड रिमिशन। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमेंसी का मतलब होता है लॉ के अंतर्गत सजा देते हुए, लॉ के अंतर्गत सजा हो चुकी है फिर भी किसी तरह का कोई गुंजाइश रखना, कोई दया या क्षमा करना, कर देना। बेशक उसको सजा हो गई हो फिर भी एक प्रावधान होना कि उसको कैसे क्षमा किया जाए, कैसे उसको क्षमादान दिया जाए, तो उसे बोला जाता है क्लेमेंसी। कानून के अंतर्गत सजा देते हुए किसी तरह की दया या क्षमा करना, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। इफ समवन इज ग्रांटेड क्लेमेंसी, दे आर पनिश्ड लेस सेवियरली देन दे कुड बी, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। अगला शब्द है एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर से, सबसे ऊंचा स्थान। वो किसी एक संस्था में भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है सर्वोच्च स्थान। यहाँ पे जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है अपेक्स कोर्ट के बारे में, मतलब जो हमारा सर्वोच्च सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको बोला गया है अपेक्स। मतलब ये शिखर बिंदु किसी भी चीज का या सर्वोच्च पोजीशन, दैट इज कॉल्ड अपेक्स।
The apex of an organization or system is the highest and most important position in it. That is called apex. नेक्स्ट वर्ड है कनकरेंस. कनकरेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कनकरेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर एक मत होना, सहमति होना, अपनी सहमति जताना, उसे बोला जाता है कनकरेंस. कनकरेंस का एक और मतलब भी होता है दो घटनाओं का एक साथ घटने को भी बोला जाएगा कनकरेंस. पर एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है इस कंटेक्स्ट में एक मत अथवा सहमति होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है कनकरेंस. Someone's concurrence is their agreement to something. That is called concurrence. अगला शब्द है टेनेबल. टेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. टेनेबल का मतलब होता है ऐसे सिद्धांत या ऐसे विचार जो एकदम तर्कसंगत हो, एकदम ठीक हो, सटीक हो, उसे बोला जाता है टेनेबल. If you say that an argument, point of view or situation is tenable, you believe that it is reasonable and could be successfully defended against criticism. That is called tenable. नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट. डिफंक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. डिफंक्ट का मतलब होता है ऐसे सिद्धांत या ऐसे विचार जो एकदम तर्कसंगत लगे, उसको बोला जाता है डिफंक्ट. If something is defunct, it no longer exists or has stopped functioning or operating. माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया. इसका मतलब होना चाहिए था जो कि ऐसी चीज जो ज्यादा अप्रचलित हो गई हो, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हो, अब प्रचलन में ना हो, काम करना जो बंद कर दे. ये ऊपर से माफ कीजिए, हाँ ये सेम ही हो गया, मतलब ये माफ कीजिएगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया. इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अपने काम करने से बाहर हो चुकी हो या अप्रचलित हो, जिसने काम करना बंद कर दिया हो, जिसने काम करना बंद कर दिया हो, या फिर वो प्रचलन से अब बाहर हो चुकी हो, तो उसे बोला जाता है डिफंक्ट. जैसे इस समय हम मोबाइल कैसे यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो पहले अब कीपैड वाले मोबाइल क्या है, वो प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, तो उसे बोला जाता है डिफंक्ट. If something is defunct, it no longer exists or has stopped functioning or operating. यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसे मैं ठीक कर दूंगा. पीडीएफ में आपको ये करेक्शन किया हुआ मिलेगा. That is called defunct. अगला शब्द है कन्विक्ट. कन्विक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी या दोषी जिसे कि न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया हो, दोषी ठहराया गया हो, उसे बोला जाता है कन्विक्ट. If someone is convicted of a crime, they are found guilty of that crime in a court of law. That is called convict. उन्हें बोला जाएगा अपराधी और दोषी को बोला जाता है कन्विक्ट. अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी. Conspiracy is secret planning by a group of people to do something illegal. That is called conspiracy. नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन. इंटरवीन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, किसी तरह का कोई अड़ंगा पैदा करना या किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला जाता है इंटरवीन. इफ यू इंटरवीन इन अ सिचुएशन यू बिकम इन्वॉल्व्ड इन इट एंड ट्राई टू चेंज इट. दैट इज कॉल्ड इंटरवीन. अगला शब्द है रेमिफिकेशंस. रेमिफिकेशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. माफ कीजिएगा, रेमिफिकेशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी डिसीजन या किसी कार्य के अनपेक्षित परिणाम होना, जो हम परिणाम ना चाह रहे हो उसी तरह के परिणाम हो जाना, तो उसे बोला जाता है रेमिफिकेशंस. वन ऑफ द मैनी complicated or unexpected results of an action or decision, that is called ramifications. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इनकार्सरेशन. इनकार्सरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कारावास में डाल देना, जेल में बंद कर देना, उसको बोला जाता है इनकार्सरेशन. द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, दैट इज कॉल्ड इनकार्सरेशन. तो इनकार्सरेशन वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.